गाइस, आज का जो वीडियो वो किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे आधारित नहीं है, ना ही कोई ये टॉपिक न्यूज़ में चल रहा है, लेकिन ये टॉपिक एक चिंता का विषय है। आज हम बात करेंगे कि इंडिया के वर्स्ट रिलेशन विद इट्स नेबर्स, मतलब जो 70 साल में कभी नहीं हुआ वो आज हो रहा है कि इंडिया के जो रिलेशन थे वो कभी भी इतने वर्स्ट नहीं हुआ अपने पड़ोसी देशों के साथ जितने आज हो रहे हैं। अब ऐसा रीज़न क्या हो रहा है कि श्रीलंका हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो या नेपाल हो, इनके साथ हमारे वर्स्ट रिलेशन हो रहे हैं? क्या इन सब के पीछे क्या अमेरिका का हाथ है या अमेरिका ही रीज़न है कि हमारे क्यों रिलेशन वर्स्ट होते जा रहे हैं? तो बात करते शुरू से। एक इवेंट हुआ था हाउडी मोदी जो कि ह्यूस्टन शहर में हुआ था, जो कि हमारे प्रधानमंत्री के सम्मान में किया गया था। एक्चुअली में रीज़न तो ये था कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन वोट बैंक के लिए किया गया था वो एक्सेल में सपनों का एक बात कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, जिसमें हमारा कुछ खर्चा हुआ था 1.4 लाख करोड़। मतलब ये उतना ही खर्चा हुआ था जो हमारा 20 लाख करोड़ पैकेज जो कोरोना पेंडेमिक के दौरान हमारी सरकार ने दिया था, वो भी 1.4 लाख करोड़ ही था। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू उतनी ही जितनी टोटल नंबर ऑफ इंडियंस की वैल्यू मिला के है? क्योंकि 1.4 लाख करोड़ इधर एक आदमी पे खर्च हो रहा है और 1.4 लाख करोड़ इधर पूरे देश पे खर्च हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी का ये कहना था कि ये दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव इवेंट है। लेकिन इस इवेंट को चलिए हम साइड में रख देते क्योंकि ये इसमें हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान हुआ। उसके बाद एक और शो होता है, एक और इवेंट होता है नमस्ते ट्रंप। नमस्ते ट्रंप पे हमारी सरकार ने कितना खर्चा उठाया, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप जो वो इवेंट हुआ था ये स्टेडियम के अंदर, सिर्फ और सिर्फ उसमें 120 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। और डोनाल्ड ट्रंप एयरपोर्ट से स्टेडियम तक जाएगा और फिर स्टेडियम से वापस आगरा जाने के लिए एयरपोर्ट तक जाएगा। मतलब इस पूरे रूट में रास्ते में जो जो पड़ेगी, गलियां पड़ेंगी, झोपड़ियां पड़ेंगी, उन सबको छुपाने के लिए दीवार ही बनवा दी। The wall, ostensibly being built to hide the not so swanky shanties, is being criticized by residents who live there. और डेकोरेशन करवाई, पुताई वुताई करवाई, पेंटिंग करवाई, सड़कें साफ करवाई, इस सब में गुजरात सरकार का कुल 85 करोड़ रुपए खर्च हुआ। और उसके बाद अगर आपको याद हो कि कैसी ये डिमांडें फेंक रहा था अमेरिका में बैठ के ये संतरा, कि मिलियंस ऑफ लोग इसका स्वागत करें। But he says between the stadium and the airport we'll have about 7 million people, so it's going to be very exciting. I hope you all enjoy it. Are you going? 7 मिलियन लोग, मतलब 70 लाख लोग इसके स्वागत में आएंगे, जितनी शायद से अहमदाबाद की आबादी भी नहीं है। उसके बाद जब अहमदाबाद का ट्रिप खत्म हो जाता है, उसके बाद ये जनाब जाते हैं आगरा में। ये संतरा आगरा जाता है, आगरा ताजमहल देखने। ताजमहल में ये और इसकी पलटन 60 से 70 मिनट बिताते हैं। 60 से 70 मिनट के लिए ताजमहल को बंद कर दिया जाता है। 60 से 70 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ इसी की फैमिली रहेगी, इसी की पलटन रहेगी, कोई भी आम विजिटर ताजमहल को देख भी नहीं सकता। अब मैं आपको ताजमहल के बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ। ताजमहल इज द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया, मोस्ट विजिटेड नंबर 1 पे। और नंबर 7 पे चलते जब हम बात करते हैं पूरे विश्व की, ताजमहल को देखने हर साल 7 to 8 मिलियन लोग आते हैं। अगर हम नई गाइडलाइंस की बात करें जो कि सरकार ने निकाली है, तो अब ताजमहल में 40,000 तक लोग ही आ सकते हैं। 40,000 से ज़्यादा लोग पर डे नहीं आ सकते। फॉरेनर की जो फीस है वो कुछ 1100 रुपये है और 200 रुपये फीस प्लस कर देते हैं, क्योंकि 200 रुपये जो फीस है वो ताजमहल के अंदर गुंबद को देखने की फ़ीस है। तो 1300 रुपये एक फॉरेनर की फ़ीस हो गई। अब 1300 इंटू 40,000 करते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक फॉरेनर था, तो इसका जो आंकड़ा है वो कुछ 5 करोड़ से भी होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ ताजमहल देखने के लिए हमने 5 करोड़ का नुकसान झेला। अब आपको एक बात और बताता हूँ, आगरा के अंदर एक होटल है, होटल ओबरॉय अमर विलास, जो कि आगरा का सबसे लग्जीरियस और सबसे महंगा होटल है। और ये आगरा का ही नहीं, इंडिया के सबसे लग्जीरियस और महंगे होटलों में भी गिना जाता है। ये वही होटल है जिसमें कभी परवेश मुशर्रफ भी आके रुके थे। और ओबरॉय अमर विलास का जो प्रेसिडेंशियल स्वीट है उसका
कुछ करोड़ों में खर्चा आया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले और उसके आने के बाद तक कई सारे अमेरिकन ऑफिशियल सिक्योरिटीज पर्सनल जो थे वो इसके होटल में रुके थे। और उसके बाद दिल्ली में क्या खर्च हुआ वो तो प्रधानमंत्री जानते, क्योंकि उन्होंने हमें तो कुछ नहीं बताया कि कितना खर्चा हुआ। सोचो हमने इस संतरे पे कितना खर्च किया, और 7 अप्रैल को ये बयान देता है। I don't like that decision. I didn't hear that was his decision. I know that he stopped it for other countries. I spoke to him yesterday. We had a very good talk. मतलब हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन नहीं देते हैं तो ये रिटेलिएशन हो जाएगी। वाह। He doesn't allow it to come out. That would be okay, but of course there may be retaliation. Why wouldn't there be? मतलब आप किसी के ऊपर अरबों करोड़ों रुपए खर्च कर दो और उसके बाद भी आपको कोई धमकी दे तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी इस बंदे ने कुछ ऐसे ही कहा था कि इंडिया जो है वो अपने आंकड़े छुपा रहा है। इंडिया मतलब झूठ बोल रहा है पूरी दुनिया से कोरोना के डाटा के बारे में। You don't know how many people died in India. They don't exactly give you a straight count, just so you understand. But if you look at what we've done, 2 अक्टूबर 2020 को डोनाल्ड ट्रंप फिर से इंडिया के बारे में बोलता है कि इंडिया की हवा अच्छी नहीं है। इंडिया जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पॉल्यूशन। In all fairness, India doesn't take care of its air. कोरोना पैंडेमिक के बाद बहुत सी जो कंपनीज है वो अपना बेस चेंज कर रही है, मतलब वो चाइना से शिफ्ट हो रही है इंडिया की टुवर्ड्स, क्योंकि इंडिया जो है चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। लेकिन 15 मई 2020 को ही थ्रेटन्स अमेरिकन कंपनीज नॉट टू गो टू इंडिया, मतलब अपना बिजनेस इंडिया के साथ मत करो। 4 अगस्त 2020 को ये भी कहता है कि इंडिया की यूएसए की जो कंडीशन है वो तो बहुत अच्छी है इंडिया से कोरोना के मामले में। Well, I think we're doing very well, and I think that we have done as well as any nation. If you really look, if you take a look at what's going on, especially now with all these flare-ups in nations that they were talking about, and don't forget we're much bigger than India. अब सोचिए हमने इस बंदे के लिए, सिर्फ इस संतरे के लिए इतना सब कुछ नुकसान झेला, इसकी इतनी धमकी, इतनी गालियां झेली, उसके बाद हमें क्या मिला? फायदा तो मिला नहीं, नुकसान भले ही हमने झेला है, लेकिन उसका जो फर्क है वो हमारे पड़ोसियों पे देखने को मिला है, क्योंकि हमने पड़ोसियों से कोई रिश्ता रखा ही नहीं, क्योंकि हमने सारा रिश्ता इसी में लगा दिया। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की बात आज से नहीं, डीमोनेटाइजेशन जब इंडिया के अंदर हुआ था तो डीमोनेटाइजेशन से जो एक बहुत बड़ा नुकसान था वो नेपाल ने भी झेला था। नेपाल ने क्या झेला था कि 500 और 1000 के जो नोट थे वो बैन हो गए इंडिया के अंदर, जिसके बाद जो नेपाल का टूरिज्म था या नेपाल का बिजनेस था उस पर फर्क पड़ा। तादाद में भारतीय रुपया मौजूद है जिसमें ज्यादातर 500 और 1000 के नोट हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि उन नोटों का क्या होगा नोटबंदी से। नेपाल में जितने भी होटल इंडस्ट्री थी उन्हें अपनी बुकिंग कैंसिल तक करनी पड़ी, इसलिए ये लोग फर्दर बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। अभी इमीडिएट नहीं, फर्दर जो आने वाला आगे का है महीना का। और जिसके बाद नेपाल सरकार ने इंडियन करेंसी को ही बैन कर दिया। तो अब घूम के दिखाओ नेपाल में। और यही नहीं, आपने लिपू लेक का मसला सुना होगा। एक कॉरिडोर बनाता है इंडिया जो कि नेपाल की ज़मीन के ऊपर से जाता है और इनॉग्रेशन भी कर देते, नेपाल की परमिशन भी नहीं लेता, और नेपाल सरकार कहती है कि ये तो हमारी ज़मीन थी, हमारी ज़मीन के ऊपर कॉरिडोर बना दी और हमसे पूछा भी नहीं। 8 मई को लिपू लेक सड़क का उद्घाटन हुआ था। उसके बाद से ही ये सड़क पूरे के पूरे एशिया में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। चीन सीमा को जोड़ने वाली ये सड़क भारत के लिए सामरिक नज़रिए से तो महत्वपूर्ण है। कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत चीन व्यापार के लिए भी ये खासी अहम है। इसके अलावा जो बॉर्डर में रहने वाले इंडियन हैं उनके लिए भी ये सड़क खासी मायने रखती है। लेकिन दुर्भाग्य से इस सड़क के उद्घाटन के बाद नेपाल ने पूरी तरीके से भारत विरोधी रुख इख्तियार किया। एक्चुअली में ये ज़मीन किसकी है? जब ब्रिटिश इंडिया था और द किंगडम ऑफ गोरखा था, मतलब आज से कई 100 साल पहले, तो फिर उनके बीच में ये डिस्प्यूट था, बॉर्डर डिस्प्यूट। तो फिर ब्रिटिश इंडिया और किंगडम ऑफ गोरखा ने ये डिसाइड किया कि चलिए बॉर्डर पे बात करते हैं। तो उन्होंने बॉर्डर को 2 नदियों में डिवाइड किया, मतलब शारदा नदी, महाकाली और काली नदी, ये नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बनाती है अगर आप आज भी मैप देखें। लेकिन नेपाल के नॉर्थर्न रीजन में क्या बात आती है कि जो शारदा नदी है वो 2 ट्रिब्यूटरीज मिलती है और फिर वो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बनाती है। लेकिन उधर प्रॉब्लम क्या आई कि जो वेस्ट साइड की ट्रिब्यूटरी थी उसे नेपाल कह रहा था कि नहीं इसे बॉर्डर बनाते हैं ताकि नेपाल को एक्स्ट्रा लैंड मिले। लेकिन जो ब्रिटिश इंडिया था वो ये कह रहा था नहीं, ईस्ट रिवर को बनाते बॉर्डर ताकि वो एक्स्ट्रा लैंड ब्रिटिश इंडिया को मिले। तो ये डिसाइड किया गया कि ऐसा करते जो ट्रिब्यूटरी या जो नदी मैप पे इजीली विजिबल है उसको हम बॉर्डर बनाते हैं। जो शारदा नदी की वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी थी
उसे बॉर्डर बना गया, जिसकी वजह से दोनों ट्रिब्यूटरीज के बीच का जो लैंड था, जो एक्स्ट्रा लैंड था, वो किंगडम ऑफ गोरखा के पास चला गया और वो नेपाल का था। लेकिन हाल ही में इंडिया ने अपने ही मैप में उस लैंड को शो कर दिया कि ये हमारा है, जिसके बाद 70 साल में फर्स्ट टाइम नेपाल ने क्या किया, इंडियन बॉर्डर्स पे अपनी फौज लगानी शुरू कर दी। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और हमारा जो मीडिया है वो बातचीत तो कुछ कर नहीं रहा, लेकिन वो भड़का रहे हैं। मतलब उन्होंने कही कि मजाक उड़ाना शुरू कर, तुम क्या हो, ये क्या है, कि हमारी फौज कितनी बड़ी, तुम कहाँ से। और वो लोग नेपाल की सरकार और नेपाल के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने लगे। फायर पावर के मुताबिक भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर बड़ी सेना मानी जाती है, जबकि नेपाल की सेना इस लिस्ट में 122वें नंबर पर है। भारत के पास 14.5 लाख सैनिक हैं, जबकि नेपाल के पास सिर्फ 95,000। प्रसाद ओली इस उम्र में दिल दे बैठे, दिल की सौदेबाजी में वो एक हनी। जिसके बाद नेपाल ने इंडियन मीडिया को ही बैन कर दिया। उधर एंट्री होती चाइना की। अब चाइना इस मसले में बीच में घुसा। चाइना $300 मिलियन का पैकेज नेपाल को देता है और ये कहता है कि आपके रेलवे प्रोजेक्ट्स को हम अपग्रेड करेंगे। दूसरी बात, नेपाल को ट्रेड करने के लिए इंडियन पोर्ट्स की जरूरत होती थी, तो चाइना ने कहा कि उसके भरोसे मत रहो, इंडिया के भरोसे मत रहो, आप हमारे पोर्ट इस्तेमाल करो। क्या आप जानते हो नेपाल के स्कूलों में और नेपाल के लोगों को अब चाइनीज सिखाई जा रही है। मतलब हिंदी नहीं सिखाई जा रही, चाइनीज सिखाई जा रही। तो अब आप ये समझ सकते हो कि नेपाल के मन में क्या चल रहा होगा। और नेपाल और इंडिया के जो डिस्प्यूटेड लैंड है, उन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा। तो नेपाल के साथ हमारे रिलेशन कितने वर्स्ट होते जा रहे हैं, अब आप खुद ही सोच सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की। 22 साल पुराना एक मसला था तीस्ता रिवर का। तीस्ता रिवर का कोई मसला लड़ाई वाला नहीं था, ना ही कोई इतना बड़ा मसला भी है। छोटी सी बात है कि कितना % पानी आप रखोगे, कितना % हम रखोगे। हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा 2015 में आओ इस मसले को सॉल्व करते हैं, लेकिन 2015 के बाद वो इस मसले को भूल ही गए, उन्हें कभी कोई याद नहीं आया। और वही घुसा ये चाइना। China is giving Dhaka a loan of $1 billion. It is for a river management project. The river we are talking about is Teesta. चाइना बांग्लादेश पे $10 बिलियन इन्वेस्ट करता और उसके साथ साथ बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स पे 97% टैरिफ हटा देता है। 8,256 बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को टैक्स फ्री कर दिया जाता है कि आप बीजिंग तक आओ और अपने प्रोडक्ट बेचो, आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस बारे में राहुल गांधी ने भी कहा था कि चाइना घुसता जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के साथ जो कभी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे वो आज वर्स्ट होते जा रहे, तो प्रधानमंत्री कुछ करे, लेकिन उन्हें शायद से कोई इंटरेस्ट नहीं था। बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का ही पार्ट था, लेकिन इंदिरा गांधी ने, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान को झेल रहा था, तो इंदिरा गांधी ने पार्टीशन कर दिया था पाकिस्तान का 1971 वार में और एक नया देश बनाया बांग्लादेश। जितनी रिस्पेक्ट इंदिरा गांधी की यहाँ पे नहीं होगी, उससे कई ज़्यादा बांग्लादेश में है। बांग्लादेश के लिए इंडिया की रिस्पेक्ट कहीं ज़्यादा है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो पाकिस्तान से आज़ाद हुए थे सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बदौलत। लेकिन अब कर ही क्या सकते जब हमारे प्रधानमंत्री को बंगाली मिठाइयों से ज़्यादा अमेरिकन डोनट में इंटरेस्ट है। तो अब बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। जानते हो श्रीलंका ने अपना एक एयरपोर्ट 100 साल के लिए चाइना को दे दिया, हम्बनटोटा की पहले आप लोकेशन देखो और ये सोचो कि अब चाइना इसकी मदद से अगले 100 साल तक हमें फ्यूचर में क्या घात दे सकता है। मतलब ये हमारा पूरा का पूरा सी रूट तक ब्लॉक कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस हम्बनटोटा की वजह से। लेकिन श्रीलंका चाइना के पास जाने से पहले वो इंडिया के पास आया था कि हमारी फाइनेंशियल हेल्प करो, लेकिन हम लोगों ने उसे नहीं सुनी और अब रिजल्ट आपके सामने है। Struggling to shake off Chinese influence, but it's only sinking deeper into Chinese debt. Colombo's foreign reserves are dwindling. Today, a Chinese delegation led by a top member of the Communist Party swooped in to help. Our next report tells you more. और यही नहीं, ईरान की अगर हम बात सुने तो ईरान के साथ हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हो रहा था, छब्बार एयरपोर्ट। चाबहार जहीदान रेल लाइन के विकास को समर्थन देंगे ताकि चाबहार गेटवे की पूरी क्षमता का लाभ उठाया जा सके। चाबहार एयरपोर्ट जो था, आप इसकी लोकेशन देखो, ग्वादर पोर्ट के सिर्फ और सिर्फ नज़दीक, इतना नज़दीक ग्वादर पोर्ट जो है वो पाकिस्तानी नेवी और चाइनीज नेवी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं हम पाकिस्तान और चाइना दोनों को एक साथ टैकल कर सकते थे।
और यही नहीं, इसके साथ हम ईरान के एक रेलवे प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1 साल पहले एक पंगा हुआ। अमेरिका ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को बम से उड़ा दिया, ड्रोन से। उसके बाद ईरान ने अमेरिका के सबसे महंगे मिलिट्री बेस, सबसे पावरफुल मिलिट्राइज बेस इन दी वर्ल्ड को उड़ा दिया, पूरे बेस को ही उड़ा दिया, सबसे महंगे बेस को उड़ा दिया। जिसके बाद अमेरिका ने इंडिया, चाइना और बाकी देशों से ये कहा कि ईरान से तेल मत। Just some of the domestic incidents I mentioned. Across the region, there's been a flare-up again between the US and Iran-backed Shia militias on an almost daily basis. Now, most recently, Iran accused the US. Now the White House has begun reinforcing a complete embargo on exports. It's all in an effort to drive the country's oil sales to zero. The United States asked India, China and other countries to stop oil imports from Iran by November this year. Remember, India imports about 400 to 500,000 barrels of oil per day from Iran. खरीदो, ईरान से कोई रिलेशन मत रखो। लेकिन ईरान ने इंडिया से कई बार कहा कि आप उसकी वजह से अपना रिलेशन क्यों बिगाड़ते हो, अपने तेल का व्यापार क्यों खराब कर रहे हो और अपने फ्रेंडली रिलेशंस क्यों बिगाड़ रहे हो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को दोस्ती ज़्यादा प्यारी, हमने ईरान को इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा कि ईरान जो है ये बोलने लगा कि इंडिया का जो वर्क है वो बहुत ही स्लो है। दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग अस और कि इन्वेस्टमेंट में बहुत देरी होती। जिसके बाद एक टाइम ऐसा आ गया कि ईरान ने ये बोल दिया कि हम अपने रेलवे प्रोजेक्ट को खुद ही डेवलप कर लेंगे, हमें इंडिया की ज़रूरत ही नहीं है। और जो छबार पोर्ट था शायद से वो भी हमारे हाथ से निकलने जा रहा है। अगर छबार पोर्ट होता, छबार पोर्ट पाकिस्तान और चाइना दोनों को टैकल करने के लिए एक बहुत बड़ा इंडियन नेवी का बेस बन सकता था। और वही ने अब चाबहार जाहिदान रेल नेटवर्क को अकेले विकसित करने का ऐलान किया है। एक तरफा फैसले की वजह ईरान ने फंडिंग में भारत की तरफ से हो रही देरी को बता। एज यूजुअल चाइना फिर से घुसा। चाइना ने पैसे देने स्टार्ट किए, गिफ्ट देने स्टार्ट किया और नेपाल की तरह $300 मिलियन नहीं दिए और ना ही बांग्लादेश के लिए $10 बिलियन दिए। चाइना ने इस बार ईरान को $400 बिलियन दिए। न जाने इसके अंदर कितने मुकेश अंबानी आ जाएंगे। और उसके साथ साथ वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना और ईरान मिलके डेवलप कर रहे हैं उस पर कल फ्यूचर में अमेरिका हमला ना कर दे या बाकी देश हमला ना कर दे या इंडिया दोबारा घुसने की कोशिश ना करे, रिलेशन बनाने की कोशिश ना करे। इसलिए चाइना अपनी मिलिट्री तक प्रोवाइड कर रहा है, मतलब उन सारे प्रोजेक्ट्स दे विल बी गार्डेड बाय द चाइनीज मिलिट्री। अब आप ये सोचिए जो 70 साल में कभी नहीं हुआ वो आज हो गया। मतलब इंडिया के वर्स्ट रिलेशन इतने बुरे कभी भी नहीं थे जितने आज है। जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो अपनी आखिरी पार्टी रखी थी जिसमें पाकिस्तान के भी नेता आए थे, इंडिया के भी नेता आए थे, तो उस वक्त डिफरेंट देश आए थे अपना प्रपोजल लेके। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ हाथ मिलाया, लेकिन उस टाइम नेहरू ने अमेरिका को रिजेक्ट करके सोवियत संघ के साथ या फिर हम कहें रशिया के साथ हाथ क्यों मिलाया वो हमें आज पता चला। इंडिया के रिलेशन आज रशिया के साथ है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन जानते हो इंडिया के साथ नेहरू ने रिश्ते बनाए और इंदिरा गांधी के टाइम पे वो रिश्ते इतने मजबूत थे कि हमारे साथ एक फ्रेंडली बॉन्ड था। मतलब अगर कोई भी देश इंडिया पे हमला करता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसने रशिया पे भी हमला किया। यही रीज़न था कि 1970 वार में जहाँ पे पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ने अपने बेड़े भेज दिए थे, अपनी नेवी भेज दी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए इंडिया का। वो इसलिए क्योंकि रशिया एक फ्रेंडशिप बॉन्ड में था, जिस वजह से रशिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेजी थी, जिसकी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो इंडिया को छू सके। तो ये सोच लीजिए कि रशिया के साथ हमारे कितने अच्छे रिलेशन थे, लेकिन आज वो शायद से रिलेशन क्योंकि हमारे अमेरिका के साथ है तो इस वजह से रशिया भी हम लोगों की दूरी बनाता जा रहा है। तो हमने बताया कि हमारे रिलेशन ख़राब क्यों है, लेकिन पता है इन देशों का बड़प्पन भी था कि नेपाल का यह बड़प्पन कह सकते हो कि नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो 2020 में दोबारा उन्होंने कही कि आइए इस बॉर्डर डिस्प्यूट पे बात करते हैं, लेकिन हमारे किस प्रधानमंत्री को या किसी भी मंत्री को इस टॉपिक पे इंटरेस्ट ही नहीं था। भूटान के साथ भी जिसे हम बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं
उसके साथ भी हमारे कुछ इश्यूज हो रहे हैं, कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी धीरे धीरे ही इज टिल्टिंग टुवर्ड्स चाइना। श्रीलंका डेप्थ ट्रैप में फंसा हुआ है 100 साल के लिए चाइना के, लेकिन श्रीलंका मदद कह रहा है कि इंडिया मदद करो। कम से कम उस वक्त तुम उसकी बात सुन लेते और आज भी तुम उसकी मदद कर सकते हो। श्रीलंका को पैसा दे दो ताकि श्रीलंका उसे चाइना के मुंह पे मार सके और हम्मन टोटा तुम्हारा भी हो सके। खुद सोचिए कि हमने सिर्फ और सिर्फ इस संतरे, इस अमेरिका के लिए हमने न जाने कितने देशों से अपने महंगे महंगे प्रोजेक्ट तक सारे घाटे में चले गए। सारे नुकसान हमने कितना झेला और हमें मिला कुछ भी नहीं। ऊपर से धमकियाँ, गालियाँ इस बंदे की और अलग नहीं। इस वीडियो में हम 2 देशों के बारे में, 2 पड़ोसी देशों के बारे में तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं। उन देशों के बारे में मुझे लगता है हमें बात करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बारे में तो आप पहले से ही जानते। जय हिंद। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमें साउंड क्लाउड पे भी जाके फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करो। India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald